हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो लास्ट टॉपिक जो हमारा था डी ब्रोगली का जो कंसेप्ट था वो बोर मॉडल के बाद शुरू होता है कि इसके अंदर जो हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की तैयारी कर रहे हैं बोर के बाद, ये क्यों हम बातें पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें आएंगी। और जो डी ब्रोगली कंसेप्ट था वो ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर था। ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर मीन्स कि मैटर के दो नेचर हैं। ड्यूल का मतलब टू, एक वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो डी ब्रोगली जो थे फ्रेंच के साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया कि मैटर लाइक ए रेडिएशन, मतलब रेडिएशन की तरह इनके भी दो बिहेवियर है, पार्टिकल और वेव नेचर। और इसको उन्होंने दो फॉर्मूले के द्वारा इसको जोड़ा। एक तो लिया इसने प्लैंक क्वांटम थ्योरी और एक इसने लिया आइंस्टाइन का जो मास इक्वेशन का जो फॉर्मूला था। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो फॉर्मूला इन्होंने फाइंड आउट करा है लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी। एच क्या बेटा प्लैंक कांस्टेंट, पी क्या मोमेंटम और लैम्डा क्या यहाँ पर वेवलेंथ। ये कैसे निकाला, इसे पैरेलल वीडियो में इसे पैरेलल वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था मैंने। तो ए इक्वल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी और ए इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों एनर्जी को इक्वल पुट कर दें तो एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, एम सी का स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर अगर हम मान लो हमने लैम्डा निकालना हो तो एच एम बाय सी, और ये नीचे आ जाएगा ना बेटा, और सी से सी कैंसिल हुआ तो लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी। तो एच क्या यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट और P क्या यहाँ पर मोमेंटम। तो यहाँ पर डी ब्रोगली ने ये बताया कि लैम्डा जो है वेवलेंथ, चाहे पार्टिकल छोटा हो या पार्टिकल का मास कम हो या ज़्यादा हो, वेवलेंथ उसकी ज़रूर बनती है। बेटा यहाँ तक समझ आया, पार्टिकल चाहे छोटा हो या बड़ा हो वेवलेंथ उसकी ज़रूर होती है। ये था डी ब्रोगली का कंसेप्ट। फॉर्मूला ये वाला नोट करना, इस पर न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं। पर ये वाला जो कंसेप्ट है ये सिर्फ स्मॉल पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल है, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। बड़े बिग पार्टिकल के लिए ये कंसेप्ट फेल है। बड़े पार्टिकल के लिए इसको शो नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े पार्टिकल के लिए वेवलेंथ जो है 10 की पावर माइनस 31 वेवलेंथ आती है, और इतनी वेवलेंथ को निकालना मुश्किल होता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस इसे पहले वीडियो में आपको मिल जाएंगी। पर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इस प्रिंसिपल के बाद जो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि बोर मॉडल की कहीं ना कहीं कमियाँ और जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं उनके अंदर काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। हाइजेनबर्ग जो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया 1927 में, मतलब अनिश्चितता का प्रिंसिपल, जो एक तरह से ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर का कॉन्सिक्वेंस बोला जाता है एंड रेडिएशंस का। इन्होंने क्या दिया, सुनना बेटा ध्यान से, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ये कहता है कि इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। क्या एक साथ देखना इम्पॉसिबल है? एक तो पोजीशन और एक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरी तरह से एक्यूरेट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एक्यूरेट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल है। किसी ऑर्बिट के अंदर या किसी एटम के अंदर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, इम्पॉसिबल है एक साथ। इसका मतलब ये रहेगा, मैथमेटिकली एक डेरिवेशन इन्होंने दिया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल देन एच बाई 4 पाई। यहाँ पर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल देन एच बाई 4 पाई। बेटा ये कैसे आया, यहाँ पर ये हायर लेवल की बातें हैं, पर यहाँ पर हमने इनके जो फॉर्मूला दिया है इसको याद रखना है। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेन पोजीशन, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का किसी को नहीं पता, अनसर्टेन पोजीशन।
और डेल्टा पी क्या बेटा, अनसर्टेन मोमेंटम। मोमेंटम भी किसी को नहीं पता अभी तक। और मोमेंटम में क्या हम चेक करते हैं, मास गुना वी, मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, अनसर्टेन हो गई, किसी को नहीं पता अभी तक। तो ये कहता है कि दोनों चीज़ें अनसर्टेन है, ठीक है। तो उन्होंने ये वाला फॉर्मूला दे दिया, डेल्टा जो है अनसर्टेन को शो करता है, अनिश्चितता को। अब यहाँ पर अगर डेल्टा एक्स डॉट, अब यहाँ पर एम वी लगाएं, एम डेल्टा वी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है, तो वी अनसर्टेन है, तो वी क्या डेल्टा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल देन एच बाई 4 पाई। तो डेल्टा एक्स इक्वल देन ग्रेटर देन इक्वल देन एच बाई 4 पाई एम, ये वाला फॉर्मूला बन सकता है बेटा, ठीक है। एम इधर ले आए और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा वी, दोनों क्या हो गया, अनसर्टेन को एक साथ कर दिया और एच बाई 4 पाई एम नीचे ले आए। पर इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, कहाँ पर ये ज़्यादातर यूज होता है, इसको सुनना ध्यान से, ठीक है बेटा। ये थ्योरी तो मैं लाइन टू लाइन करवा रहा हूँ एनसीईआरटी में, थोड़ा इन पे फोकस ज़रूर करना कि हमारी जो मेन है कि डेफिनेशन रटवाने से कुछ नहीं होगा बेटा, ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। डेल्टा एक्स अनसर्टेन इन पोजीशन, डेल्टा पी में डेल्टा वी अनसर्टेन है मोमेंटम वेलोसिटी। और यहाँ पर अगर सुनना बेटा क्या कहता है ये, अगर यहाँ पर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, तो डेल्टा एक्स स्मॉल वैल्यू होगी उसकी पोजीशन की, और उस वक्त इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो अनसर्टेन होगी। मतलब एक चीज़ अगर आपको पता है, दूसरी चीज़ का हमें पता नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। और जो अनसर्टेन होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब एक चीज़ पता है तो उसकी वैल्यू स्मॉल होगी, और जो दूसरी चीज़ अनसर्टेन होगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। उल्टा भी, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा सर्टेन है तो उसकी वैल्यू स्मॉल होगी और उसकी पोजीशन इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेन होगी। अब ये क्या आता है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अगर हमें वेलोसिटी पता भी हो प्रिसाइजली, मतलब कुछ एक्यूरेट की, लगभग एक्यूरेट के आसपास, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, स्मॉल। जैसे मैंने बताया कि जिसकी वैल्यू पता हो स्मॉल होगी, और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, उसकी क्या होगी, ज़्यादा। तो हमें यहाँ पर कैरी आउट करना है फिजिकल मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन। तो जो आउटकम आएगा ना, उसका रिजल्ट जो आएगा वो एक तरह से फजी या ब्लर पिक्चर देखने को मिलेगी, मतलब एक्यूरेसी कुछ नहीं होगी। कोई नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम या उसकी स्पीड क्या रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर अनसर्टेन का प्रिंसिपल उसने लिख दिया। जैसे कि यहाँ पर अनसर्टेन प्रिंसिपल को एक बेस्ट एग्जांपल से समझाया गया कि मान लो यहाँ पर आपको एक शीट ऑफ पेपर, मतलब एक पेपर की थिकनेस मापनी है एक मीटर स्टिक के द्वारा, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पे रीडिंग होती है, पर अनमार्क, उसमें कोई भी, जैसे मान लो ये पेन है, इसके ऊपर कोई भी रीडिंग नहीं है, ठीक है। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होगा कि उसमें कोई रीडिंग नहीं होगी, सिर्फ पेपर फिट हो जाएगा, पर रीडिंग का हमें पता कैसे चलेगा, नहीं पता चलेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी कंसेप्ट है। फिर कहता है अगर यहाँ पर जो मीटर स्टिक के अंदर रीडिंग दे रखी है और पेपर की थिकनेस बोली जाए, तो हम आसानी से उसको माप भी सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर अनमार्क मीटर स्टिक है तो वैल्यू अपने आप क्या आएगी बेटा, इनएक्यूरेट और मीनिंगलेस, हमें क्या पता। अगर मापना हो एक्यूरेसी से तो इंस्ट्रूमेंट ग्रेजुएटेड होना चाहिए, मतलब उसमें नंबरिंग होनी चाहिए, स्मॉलर यूनिट होनी चाहिए, ताकि हम पेपर की थिकनेस को माप सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मापना, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो इनको माप सके आसानी से। और एक पॉइंट और ये कहता है कि यू मस्ट यूज ए मीटर स्टिक कैलिब्रेटेड, मतलब हमें ऐसी चीज़ पता हो जिसमें वैल्यू कैलिब्रेट दे रखी हो, स्मॉलर से स्मॉलर यूनिट दे रखी हो। पर एक बात माइंड में ज़रूर याद रखना, इलेक्ट्रॉन को हम पॉइंट चार्ज के तौर पे कंसीडर करते हैं, ये एक डायमेंशनलेस है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना है तो वी कैन एल्यूमिनेट इट विद ए लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनानी पड़ेगी। और लाइट के पास जो होती है वेवलेंथ स्मॉलर देन डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लाइट में इसको देखा जाएगा। और लाइट की जो बेटा वेवलेंथ है वो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत कम होनी चाहिए। तो हाई मोमेंटम ऑफ फोटोन सच ए लाइट P = h/λ, ये डी ब्रोगली ने जो फॉर्मूला दिया था
वुड चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कोलिजन। हो सकता है कि हाई मोमेंटम है फोटोन का, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो चेंज कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर पार्टिकल्स आपस में क्या होता है बेटा, कोलिजन, टकराते रहते हैं। अब नो डाउट वुड बी एबल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। कहता कि यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि एबल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बहुत ही कम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया जा सकता है आफ्टर द कोलिजन। मतलब पार्टिकल लाइट लेंगे, लाइट में पार्टिकल टकराएंगे, टकराने के बाद थोड़ा बहुत चांसेस रहेंगे कि उसको फाइंड आउट किया जा सके। अब यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको भी सुनना ध्यान से। कहता कि इम्पोर्टेंट जो इम्प्लीकेशंस हेजनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल, जैसे कि इसने बताया कि एक साथ हम दोनों चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक चीज़ पता हो तो दूसरी चीज़ निकाला जा सकता है, पर वो भी क्या है, अनसर्टेन है। इसने कुछ रूल आउट करे, एग्जिस्टेंस और डेफिनेट पाथ, मतलब यहाँ पर इसने बोहर मॉडल के कंसेप्ट को रूल आउट करा। मतलब डेफिनेट पाथ जो बताया था बोहर ने, सर्कुलर ऑर्बिट, उसको रूल आउट करता है, और ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल, इन बातों को उसने नेगलेक्ट कर दिया। कहता कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ट्रेजेक्ट्री है, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा हो, उसकी लोकेशन और वी निकालना आसान रहेगा हर अलग अलग मोमेंट में। जैसे आपको फिजिक्स में ये पढ़ने को मिलेगा, कोई पार्टिकल उसको फेंका जा रहा है तो उसके हर एक पॉइंट पर वी और पोजीशन निकालना आसान होगा, ठीक है। पर यहाँ पर वी नो वेयर ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट एंड वी आल्सो नो इट्स वेलोसिटी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और उस टाइम हमें पता होता है कि बड़े पार्टिकल पर फोर्स कितना लग रहा है, किस वेलोसिटी से वो जा रहा है, उनको निकालना बड़ा आसान रहता बेटा। पर ये बातें सब एटॉमिक ऑब्जेक्ट सच इलेक्ट्रॉन, इनके लिए इम्पॉसिबल है। इनके लिए क्या रहेगा, इम्पॉसिबल रहेगा कि वैल्यू हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको फाइंड आउट करना बड़ा ही मुश्किल रहता है। इलेक्ट्रॉन को अगर हम हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टॉक द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को फेंक कर उसकी सब कुछ रीडिंग निकालना क्या रहेगा बेटा, डेट इज डिफिकल्ट वर्क। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट है ओनली फॉर अ मोशन ऑफ अन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड नेग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, सिर्फ छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका कंपैरिजन किया गया, देखो एक पार्टिकल लिया, उसका मास था मिलीग्राम में, मिलीग्राम भी यहाँ पर ज़्यादा बताया गया है, 10⁻⁻6 किलोग्राम। मतलब ये वाला पार्टिकल का मास है तो बहुत कम, पर इसके लिए भी ये वाला रूल नेगलेक्ट रहेगा। देखो यहाँ पर डेल्टा है वी, डेल्टा एक्स निकाला, h/4πm सारी वैल्यू रख दी, h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, पाई होता 3.14 और m रख दिया 10⁻6 किलोग्राम, 10⁻28 ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये डेल्टा वी भी अनसर्टेन, डेल्टा एक्स भी अनसर्टेन, दोनों अनसर्टेन, और इतनी वैल्यू कम आई। तो बहुत वैल्यू कम आने का मतलब है ये वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है। मतलब यहाँ पर उस पार्टिकल की ना तुम पोजीशन ना हम वी एक साथ नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर पता चला जितना पार्टिकल बड़ा होगा ना बेटा, उतनी वैल्यू इनकी क्या आएगी, छोटी आएगी। क्यों, एम नीचे चला गया, मास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का बड़ा होता है तो अपने यहाँ वैल्यू क्या आएगी, माइनस में जाएगी, और जितनी 10⁻⁻- में जाएगी उतनी रीडिंग लेना क्या रहेगा, हार्डली रहेगा। कोई एक रियल कॉन्सिक्वेंस, एक नतीजे पर पहुँचना मुश्किल रहेगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है ना बेटा, 9.11 × 10⁻31 kg। इस वैल्यू को यहाँ पर रखने के बाद डेल्टा वी, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। चलो यहाँ पर थोड़ी बहुत संतुष्टि हुई कि वी और एक्स की वैल्यू बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर माइनस में थी, यहाँ पर 10⁻⁴ इसको मेजर किया जा सकता है। तो पता चला कि क्या करा कि काफ़ी ट्राई किए गए, चलो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पता कर लिया जाए। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो थी वो अनसर्टेन मानी गई। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है बेटा 10⁻8 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, 10⁻8 मान लेते हैं उसके ऑर्बिट के अंदर,
क्योंकि ऑर्बिट की जो एटम की जो रेडियस बताई थी 10⁻⁻10 और न्यूक्लियस की बताई 10⁻⁻15, अब 10⁻⁻8 मान ली गई। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मानी, अब इसको पोजीशन मीन्स डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की गई, तो डेल्टा वी निकाल लिया गया। तो 10⁻⁻4 को डिवाइड करते 10⁻⁻8 से, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 10⁻4, मतलब वी आ गई। अब देखो इतनी स्पीड, मतलब 10⁻4 मीटर का मतलब है कि यहाँ पर 10,000 मीटर एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। सोच के देखो बेटा, क्या ये पॉसिबल होगा? बेटा नहीं है। तो यहाँ पर आगे जो हमने अभी तक पढ़ा, बेटा ध्यान से सुनना इन बातों को, जो मैंने रिपीट कर उसको भी, जो भी बताया है उसको दोबारा से रिपीट कर लेना, लाइन टू लाइन पढ़ लेना हाइजेनबर्ग का, क्योंकि यही से सब कुछ आगे चेंज होने वाले हैं। बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल वो बातें अलग थी, पर यहाँ से सब कुछ चेंज हो जाता है। कि ये कहता है इतनी स्पीड, ये अगर हम क्लासिकल पिक्चर देखिए, इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट जो ऑर्बिट में बताया था वो मूवमेंट कर रहा है, तो भाई ये इसको होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रिसाइज स्टेटमेंट पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन हैव टू रिप्लेस बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब वर्ड आ चुका बेटा नया, कहता है कि यहाँ पर इतनी स्पीड 10,000 मीटर पर सेकंड, कहता है इतना तो हो ही नहीं सकता। और बोहर ऑर्बिट जो बताया था कि एनर्जी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली जा सकती है, तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। कि यहाँ पर अब जो स्टेटमेंट दी गई कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, उनको अनसर्टेन की बजाय अब प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट नया शुरू हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में संभावना रहेगी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कहाँ पर है, पर ये बातें जो प्रोबेबिलिटी की हैं, अब यहाँ से नया मॉडल शुरू होता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम याद शुरू होगा, एक नया मॉडल। पर यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, इनको आप अपनी बुक में देख सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक यूजिंग फोटोन एम्प्लॉय टू लोकेट इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस दे दिया 0.1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन निकालना यहाँ पर, इन्वॉल्व इन द वेलोसिटी डेल्टा वी निकाल लेना, पोजीशन दे दी, मास में पता इलेक्ट्रॉन का, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इस तरह से अगला भी क्वेश्चन है, सेम है, ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें बोहर मॉडल फेल क्यों हुआ, बोहर मॉडल का फेल होने के कारण क्या रहेंगे, देखो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो बोहर मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, जिस एटम के बाद 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज पार्टिकल बताया था और मूविंग इन ए वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, ये बताया था हमने, और न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब वेव करेक्टर और इलेक्ट्रॉन नॉट कंसीडर, बोहर ने इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर नहीं लिया था कि वो वेव है या नहीं है, पर ऑर्बिट एक क्लियरली डिफाइंड पाथ बताया था, और इस पाथ के अंदर कम्प्लीटली बाय डिफाइन ओनली। अब इस पाथ को अगर हम पूरी तरह से बताएं तो पोजीशन और वी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन हमें पता होनी चाहिए एट ए सेम टाइम, क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए थे ना, पर ये तो बोहर ने कब कुछ नहीं बताया, दिस इज नॉट पॉसिबल। और हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग कहता है इनको मापना तो बहुत मुश्किल काम है, तो हमें तो पता भी नहीं है इनकी पोजीशन और मोमेंटम क्या है। तो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम नॉट ओनली इग्नोर ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर बट आल्सो कॉन्ट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर मॉडल एच एटम इसने ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर को इग्नोर के साथ साथ कॉन्ट्राडिक्ट भी करा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। अगर हम बात करें यहाँ पर वीकनेस यही बोहर मॉडल की थी, देयर वाज नो पॉइंट इन एक्सटेंडिंग बोहर मॉडल टू अदर एटम, इन फैक्ट इनसाइट इंटू स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नीडेड विच कुड अकाउंट फॉर ए वेव पार्टिकल। अब जो हमें रियल में जो ज़रूरी है ना बेटा, क्या जाना ज़रूरी है, वेव करेक्टर, वेव पार्टिकल ऑफ मैटर, इनको जानना। जो हाइजेनबर्ग के बाद जो वेव नेचर था, ये बात सही थी कि वेव पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इनकी मोशन वो वेव की फॉर्म में रहती है, और यहाँ से नए मॉडल शुरुआत होंगे
क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब यहाँ पर क्वांटम मॉडल ऑफ एटम शुरू हो जाएगा, पर कब? हाइजेनबर्ग के बाद। ये हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसको देखना मत भूलना। पहले हाइजेनबर्ग को अच्छी तरह से कंप्लीट करो, हर एक बात को समझो, हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ करें और शेयर भी करें इस लिंक को। ठीक है बेटा।